आज हम बात करने वाले हैं बलूच राजनीतिक आंदोलन के एक बहुत ही अहम दस्तावेज के बारे में, बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर। आखिर ये चार्टर है क्या और ये भविष्य के लिए कैसा नजरिया पेश करता है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं इसी चार्टर की प्रस्तावना से लिए गए एक बहुत ही पावरफुल कोट के साथ। इसमें कहा गया है कि बलूच लोगों की पुश्तैनी मातृभूमि बलूचिस्तान कहलाती है, फिर भी आज बलूच अपने ही देश के मालिक नहीं हैं। देखिए, ये एक लाइन ही पूरे दस्तावेज का कह सकते हैं कि सार बता देती है। ये सीधा सीधा सवाल उठाती है एक मातृभूमि और उसकी सॉवरेनिटी पर, और यही इस पूरे आंदोलन के केंद्र में है। तो सवाल उठता है कि ये बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये सिर्फ कोई दस्तावेज नहीं है, इसे फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम और रोड मैप समझिए। मतलब एक ऐसा खाका जो बताता है कि एक आज़ाद, लोकतांत्रिक और सेक्युलर बलूचिस्तान कैसा होगा। अच्छा, तो इस पूरे चार्टर को ठीक से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांट कर देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे इसकी ऐतिहासिक जड़ों से, फिर इसके जो 3 सबसे ज़रूरी सिद्धांत हैं, लिबरेशन, डेमोक्रेसी और जस्टिस, उन पर बात करेंगे। और फिर आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि ये गवर्नेंस, इकोनॉमी और समाज के लिए कैसा विजन रखता है। और आखिर में देखेंगे कि ये भविष्य के लिए क्या नजरिया पेश करता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। देखिए, इस चार्टर का मकसद क्या है ये समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन सा ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें इसे लिखा गया। मतलब वो क्या समस्या है जिसका समाधान ये दस्तावेज देना चाहता है। तो इस चार्टर के मुताबिक बलूचिस्तान का इतिहास कई बड़े मोड़ों से गुजरा है। कहानी शुरू होती है 1666 से, जब बलूच कन्फेडरेसीज एक होकर एक सिंगल नेशनल स्टेट बनी। फिर 1839 में ब्रिटिश साम्राज्य ने इस सॉवरेन स्टेट पर हमला किया। उसके बाद 1871 से 1893 के बीच गोल्डस्मिथ और डूरंड लाइन्स ने बलूचिस्तान का बंटवारा कर दिया। चार्टर के अनुसार 11 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के जाने के बाद बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी का ऐलान तो किया, लेकिन 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, और चार्टर इसी घटना को आज के संघर्ष की जड़ मानता है। तो इस दस्तावेज का मेन तर्क ये है कि इतिहास में जो कुछ भी हुआ उसी की वजह से इलाके का विकास रुका, लोगों पर जुल्म बढ़े और आखिर में बलोचों ने अपनी ही जमीन पर अपनी सवारनिटी खो दी। यही वो कह सकते हैं कि ऐतिहासिक शिकायत है जिसका हल ये चार्टर निकालना चाहता है। तो ठीक है, ये तो हो गई समस्या। अब सवाल है कि चार्टर इसका समाधान क्या बताता है। इसका समाधान 3 बहुत ही अहम शब्दों पर टिका है जो इसके कवर पर भी लिखे हैं: लिबरेशन, डेमोक्रेसी और जस्टिस, यानी आज़ादी, लोकतंत्र और न्याय। और यही 3 पिलर्स हैं जिन पर पूरा का पूरा दस्तावेज खड़ा है। हाँ, तो ये 3 चीजें, लिबरेशन, डेमोक्रेसी और जस्टिस, ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये वो बुनियाद हैं, वो कोर प्रिंसिपल्स हैं जिन पर चार्टर का पूरा विजन बना है। हर एक प्रस्ताव, हर एक अधिकार, सब कुछ इन्हीं 3 आइडियाज से निकल कर आता है। चलिए अब इन पिलर्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक स्टेट। आखिर ये चार्टर सरकार के स्ट्रक्चर और अपने नागरिकों के अधिकारों के बारे में क्या सोचता है? ये कैसे एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राज्य की तस्वीर बनाता है? तो इस चार्टर में कुछ बहुत ही, मैं कहूँगा, प्रोग्रेसिव फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी गई है। जैसे आर्टिकल 4 कहता है कि एक सेक्युलर स्टेट होगा, मतलब धर्म और राजनीति अलग अलग होंगे। आर्टिकल 5 सभी को धर्म, विश्वास और अपनी बात कहने की आज़ादी देता है। फिर आर्टिकल 32 एक फेयर ट्रायल यानी निष्पक्ष सुनवाई का बिना शर्त अधिकार देता है। और यह भी बहुत दिलचस्प है कि आर्टिकल 35 मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी पर पूरी तरह से रोक लगाता है। और शायद सबसे अहम बात, आर्टिकल 8 समाज के हर पहलू में पुरुषों और महिलाओं के बीच पूरी बराबरी की बात करता है। और आर्टिकल 38 सभी एथनिकल और रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए बराबर अधिकारों का वादा करता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि चार्टर मौजूदा सिस्टम और अपने प्रस्तावित सिस्टम में कितना बड़ा फर्क देखता है। एक तरफ है मौजूदा सिस्टम, जिसे चार्टर कहता है कि ये कब्जा करने वाली ताकतों का एक दमनकारी पॉलिटिकल सिस्टम है। वहीं दूसरी तरफ इसका जो प्रस्तावित सिस्टम है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मतलब एक ऐसी सरकार जो नागरिकों की मर्जी से चलेगी। जहां अभी लोकतंत्र और न्याय की कमी बताई गई है, वहां एक आज़ाद जुडिशरी की बात है जो तानाशाही को रोकेगी। और जहां अभी का सिस्टम मिलिट्री कब्जे को छिपाने का एक जरिया बताया गया है, वहां एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंटेरियन सिस्टम का प्रस्ताव है जिसमें फ्री मल्टी पार्टी इलेक्शंस होंगे। अच्छा,
तो ये तो हुई गवर्नेंस और अधिकारों की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इकोनॉमी और सोसाइटी को लेकर चार्टर का क्या विजन है। मतलब दूसरा पिलर, एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन नेशन। क्योंकि बात सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की नहीं है, बल्कि ये भी है कि समाज और अर्थव्यवस्था कैसे चलेंगे। तो इकोनॉमी और सोसाइटी के लेवल पे ये चार्टर एक आत्मनिर्भर और वेलफेयर स्टेट की तस्वीर पेश करता है। इसका सबसे बुनियादी सिद्धांत आर्टिकल 56 में है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बलूचिस्तान के लोगों के हैं। फिर आर्टिकल 58 एक कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर स्टेट सिस्टम की बात करता है। आर्टिकल 40 के मुताबिक 16 साल की उम्र तक एजुकेशन कंपलसरी और फ्री होगी। भाषा को लेकर भी ये साफ है, बलोची और ब्राहुई नेशनल लैंग्वेजेस होंगी और इंग्लिश दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। और आर्टिकल 66 एक मिक्स्ड इकोनॉमी की स्थापना की बात करता है। तो अब हम लगभग आखिर में आ गए हैं और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चार्टर सिर्फ शिकायतों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये भविष्य के लिए एक पूरा का पूरा खाका है, एक फाइनल ब्लूप्रिंट। तो आखिर में ये चार्टर खुद को एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट की तरह पेश करता है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है बंटे हुए इलाकों को फिर से एक करना और एक ऐसा सॉवरेन स्टेट बनाना जो ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ और अपने पड़ोसियों के साथ शांति के उसूलों पर चले। मतलब ये एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट से एक आज़ाद देश बनने तक का रोड मैप है। और हम इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। आखिर एक चार्टर को एक देश में बदलने के लिए क्या लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिर्फ बलूचिस्तान के बारे में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के तमाम पॉलिटिकल और लिबरेशन मूवमेंट्स में ऐसे दस्तावेजों की भूमिका पर सोचने के लिए मजबूर करता है।